हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के चौथे चैप्टर जिसका नाम गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है और इससे पहले हमने 4 लेक्चर कवर कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो इसी चैनल पर वो वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करा गया है मेरे भाई, है ना। आज की इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम बायो सेवर्ट का नियम है उसका अध्ययन करेंगे। और म्यू नॉट मतलब निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात की विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है, इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो भाई, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो प्लीज बताइएगा, उसको हम दूसरे तरीके से भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे मेरे भाई, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, BIOT SAVART सेवर्ट्स LAW लॉ, यानी हम बायो सेवर्ट का नियम पढ़ने वाले हैं, है ना। बायो सेवर्ट का नियम क्या है? तो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसकी तीव्रता कितनी होगी, इसके बारे में कुछ अपना नियम दिया। उससे एक फॉर्मूला है, अभी डराइव करेंगे भाई, है ना। जैसे ये मान लीजिए कोई चालक तार है, ये कोई धारावाही चालक तार है। धारावाही का मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लिया जाए इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, मतलब विद्युत धारा आई बह रही है इसमें, है ना। विद्युत धारा आई ऊपर की तरफ बह रही है। अब अगर इसमें धारावाही चालक तार है, अगर ये धारावाही चालक तार है मतलब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा अरस्टल ने बताया भी था, है ना। तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, किसी भी पॉइंट, अगर मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट मतलब ये बिंदु P है, इस चालक तार के आसपास कोई बिंदु अगर P है ना, ये बिंदु P है। यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए कि इसके कारण, इस धारावाही चालक तार के कारण यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी, तो कैसे निकाला जाएगा? तो इस पूरे धारावाही चालक तार के कारण यहाँ तीव्रता कितनी होगी ये तो नहीं बताया, यहाँ अल्पांश के कारण डिस्कस किया गया है। ये धारावाही चालक तार है, इसका एक छोटा सा भाग मान लिया जाए, एक छोटा सा भाग DL मान लिया जाए, है ना। एक छोटा सा भाग DL मान लिया जाए। इसमें धारा तो आई ऊपर की तरफ जा रही है ना। अब ये छोटा सा भाग है, अल्प अंश है, अल्पांश है। इस अल्पांश से इस बिंदु की दूरी, जो बिंदु है जहां पर हमको तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु की इस अल्पांश से दूरी मान लिया जाए, दूरी मान लिया जाए स्मॉल r है ना, स्मॉल r है। और यहाँ बनने वाला कोण मान लिया जाए थीटा है। dl की दिशा ऊपर की तरफ मानी जाएगी, जिधर धारा की दिशा है उधर ही dl की दिशा मानी जाएगी। और r क्या है, इस अल्पांश से जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु के बीच की दूरी को r माना गया है, r स्मॉल r, है ना। स्मॉल r क्या है, ये अल्पांश, जो dl अल्पांश है, धारावाही चालक तार का जो छोटा सा भाग है dl यानी अल्पांश, इस अल्पांश और जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, इस धारावाही अल्पांश के कारण जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है उस बिंदु और इस अल्पांश के बीच की दूरी स्मॉल r है और इनके बीच का कोण थीटा है ना। ये धारावाही अल्पांश है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना। अब हमको निकालना है P बिंदु पर तीव्रता कितनी है, तो इसी के बारे में बायो और सेवर्ट ने मिलकर एक नियम दिया। अब वो नियम क्या है वही पढ़ना है ना। तो हम लिखेंगे किसी धारावाही, किसी धारावाही अल्पांश, अल्पांश के कारण, किसी धारावाही अल्पांश के कारण स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु, स्थित किसी बिंदु P पर, है ना, किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, तीव्रता ज्ञात करने के लिए बायो और सेवर्ट, बायो
तथा सेवर्ट ने मिलकर एक नियम दिया जो कि इस प्रकार है, अभी नीचे लिखेंगे, है ना, जो इस प्रकार है ना, जो इस प्रकार है। अब वो नियम किस प्रकार है वही पढ़ना है। अब वो नियम क्या है? अब जैसे ये धारावाही चालक तार है, इसका एक छोटा सा अल्पांश डीएल है, इस अल्पांश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है और ये कोण जो बन रहा है यहाँ पर थीटा है। डीएल की दिशा ऊपर की तरफ मानी जाएगी क्योंकि धारा ऊपर की तरफ है, धारा की दिशा में डीएल की दिशा है और आर की दिशा उधर, इनके बीच का कोण थीटा है। अब पी बिंदु पर हमको तीव्रता निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की। अब पूरा थोड़ी है, एक छोटा सा अल्पांश है, तो छोटे से अल्पांश के कारण यहाँ जो तीव्रता आएगी वो डीबी होगी। डी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, छोटा सा अल्पांश है इसके लिए यहाँ तीव्रता डीबी होगी, छोटी सी होगी, है ना। अब यहाँ जो तीव्रता होगी डीबी, वो जो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है इस पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा तीव्रता होगी। मतलब जो डीबी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये धारा आई के अनुक्रमानुपाती है ना। डीबी जो है वो अनुक्रमानुपाती है आई के, यानी आई का मान बढ़ाएंगे, विद्युत धारा का मान अगर बढ़ाएं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। तो डीबी अनुक्रमानुपाती है आई के। और एक चीज, डीबी अनुक्रमानुपाती होता है इस छोटे से अल्पांश डीएल के भी, है ना। अगर डीएल छोटा सा है तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बड़ा करते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, है ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है डीबी, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीएल के भी अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब डीएल बड़ा करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी, है ना। तो आई हो गया, डीएल हो गया। अब एक चीज और, डीबी अनुक्रमानुपाती होता है जो यहाँ कोण बना है थीटा, इसकी ज्या मतलब साइन, तो डीबी अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के, है ना। और जो बीच की दूरी है आर, आर के अनुक्रमानुपाती नहीं होता। दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटने लगती है और बहुत तेजी से घटती है। तो यहाँ डीबी जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब डीबी अनुक्रमानुपाती 1/r² कह सकते हैं, या फिर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, बटे में होगा। इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, इसको समीकरण 2 मान लिया जाए और इसको समीकरण 3 मान लिया जाए और इसको मान लिया जाए समीकरण 4। तो पहला समीकरण है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा आई के अनुक्रमानुपाती है, मतलब धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। दूसरी चीज, अगर अल्पांश बड़ा करेंगे तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, मतलब डीएल के भी अनुक्रमानुपाती। तो डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल, समीकरण 2। जो थीटा है, कोण यहाँ जो बन रहा है डीएल और आर के बीच का जो कोण बन रहा है थीटा, उसकी ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और जो दूरी होती है आर, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो डीबी व्युत्क्रमानुपाती है r² के, है ना। अब इनको चारों को सम्मिलित कर लिया जाए, मिला लिया जाए, है ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 से, समीकरण 1 2 3 तथा 4 से, समीकरण 1 2 3 तथा 4 से सबको सम्मिलित कर लिया जाए। डीबी आई डीएल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर इसके अनुक्रमानुपाती है। तो पूरा जब सम्मिलित करेंगे तो डीबी जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा, और r² नीचे है तो यहाँ r² नीचे रख दिया जाएगा। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है ना। अब dB जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, वैसे लिख दिया जाएगा आइडियल साइन थीटा और बटे में आर का स्क्वायर। आई क्या है? धारा। डीएल क्या है? एक छोटा सा अल्पांश जो लिए उसकी लंबाई। साइन थीटा, साइन मतलब वो तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ज्या मतलब इसको कहते हैं हिंदी में। थीटा क्या है? एल डी एल और आर के बीच का कोण। आर क्या है? ये अल्पांश और बीच की अल्पांश जो है अल्पांश डीएल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जहां निकाल रहे हैं पी बिंदु, इनके बीच की दूरी है स्मॉल आर, है ना। तो यहां से फॉर्मूला आता है डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, है ना। अब ये म्यू नॉट क्या होता है?
पहली चीज देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 होती है ना। और मात्रक हो जाएगा इसका टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की एक वैल्यू होती है इसकी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, है ना। टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है। अगर केवल म्यू नॉट की बात करें तो 4 पाई इधर बटे में, उधर चला जाएगा गुणे में, तो 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, ये मतलब एम्पियर है। अब ये म्यू नॉट होता क्या है, तो म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। म्यू नॉट क्या है, ऐसे की है क्यू बना के इसे करके, ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट, म्यू और जीरो, म्यू जीरो कहें चाहे म्यू नॉट कहा जाए, ये निर्वात की चुंबकशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता थी, पहले चैप्टर में जो पढ़े थे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, वहां जो एप्सिलॉन नॉट आया था वो निर्वात का वैद्युतशीलता था, निर्वात की वैद्युतशीलता था, है ना। 8.85 गुणे 10⁻⁻12 करके इसका वैल्यू होता है ना। ठीक है वो सब। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। अगर 4 पाई इधर डिवाइड में उधर लेके जाए तो 4 पाई मल्टीप्लाई मतलब गुणे में हो जाएगा 10⁻⁻7, वैसे है टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ये हो गया निर्वात की चुंबकशीलता। और जो बायो सेवर्ट के नियम से फॉर्मूला आया वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। अब इसका सदिश रूप कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सदिश रूप बताइए इसका, है ना। अब अगर सदिश रूप पूछ लिया जाए, सदिश रूप, तो सदिश रूप में कुछ करना नहीं है, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर है। अब सदिश होने के लिए क्रॉस लगाना पड़ेगा, क्रॉस आई तो अदिश है, डीएल तो मान लिया जाए धारा की दिशा में, इसको सदिश बना सकते हैं, और आर यहाँ एक सदिश माना जाएगा, है ना। आर जो दूरी है बीच की, इसको सदिश मानेंगे, अभी देखना बहुत आसान है। डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये तो हो गया अदिश रूप। सदिश रूप क्या होगा, तो dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, ये तो अदिश रूप है ना। dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे स्मॉल आर का स्क्वायर, ये तो अदिश रूप है। सदिश क्या होगा, सदिश के लिए यहाँ वेक्टर लगा दीजिए, साइन थीटा हटाओ, साइन थीटा हटा के यहाँ क्रॉस लगाओ और आर का कैप लिख देंगे। आर कैप क्या है, एकांक सदिश है, किसकी दिशा में, इस दूरी की दिशा में, जो दूरी है स्मॉल आर, अल्पांश और पी बिंदु के बीच की दूरी, उसकी दिशा में एक एकांक सदिश है। एकांक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण 1 होता है, उसका उसका गुणा भी करवा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ध्यान समझना, यहाँ साइन थीटा था, उसको क्रॉस लगा के यहाँ आर कैप लिख दिए और इसको बना देंगे अब वेक्टर, बस एकदम ध्यान समझना इसको। dB वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस आर का कैप और बटे में आर का स्क्वायर लिखा है। जैसे अगर कहीं लिखा हो a का कैप तो क्या लिखते हैं, वेक्टर a बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, या केवल a लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ ध्यान समझना, dB वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैसे लिखे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट। अब देखो आई एकदम सही है, आई तो डीएल वेक्टर भी वैसे लिखा जाएगा, जहां क्रॉस है वहां क्रॉस भी लिख दो। देखो एक चीज ध्यान समझना, आर का कैप अगर कहीं लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं आर वेक्टर बटे आर। अब चाहे मॉड ऑफ वेक्टर आर कहीं चाहे केवल आर कहीं लिख सकते हैं। अब वही चीज यहाँ करेंगे, डीबी वेक्टर वैसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैसे, आई डीएल वेक्टर इसे लिख दिया गया है, क्रॉस का साइन भी वैसे लगा है, लेकिन आर कैप जहां लिखा है वहां लिखेंगे आर वेक्टर और बटे में आर का स्क्वायर था, और यहाँ एक आ जाएगा, जैसे आर कैप है तो आर कैप को आर वेक्टर बटे आर लिखा जाता है, तो आर कैप के स्थान पे आर वेक्टर और बटे में आर। अब dB वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और बटे में आर की घात 2 गुणे आर की घात 1। अब जैसे आधार समान, मतलब हाँ आधार समान है
तो घातें 2 और 1 जोड़ के बन जाएंगी घात 3। बहुत ध्यान समझना, डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और बटे में आर का क्यूब। एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, अगर वेक्टर आर यहाँ है क्रॉस में तब आर का क्यूब रहेगा, और आर का अगर कैप है, कैप टोपी कैप, तो आर का स्क्वायर है ना। डीबी देखो अदिश रूप क्या था, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, राइट। साइन को हटाया है हमने, आर कैप ला दिए हैं, ठीक, और बीच में क्रॉस लगाए हैं। तो डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर का कैप और बटे में आर स्क्वायर था वही लिखे हैं। जहां आर का कैप है वहां वेक्टर आर बटे आर लिख दिए हैं, घात 1 तो मान ही सकते हैं, है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप के स्थान पे वेक्टर आर और बटे में आर आ गया है। इनका दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो आर का क्यूब, तो सदिश रूप ये भी होता है ना। डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटे में आर का क्यूब। आर क्या है, दूरी है, किसके बीच की दूरी, अल्पांश और जिस बिंदु पर तीव्रता निकाले उनके बीच की दूरी है, ठीक। आई क्या था, विद्युत धारा था, समझ में आ गया होगा। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है तो 10 की घात -7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। केवल म्यू नॉट पूछा जाए तो 4 पाई उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं म्यू नॉट मतलब निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या होता है। इस पर एक ये जो आया है सदिश रूप ना, इस पर एक एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से बायो सेवर्ट का सही सदिश निरूपण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और बटे में आर स्क्वायर लिखा गया है। तो आर स्क्वायर नहीं होता है ना। आर स्क्वायर देखो डीबी बराबर क्या होता है, डीबी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, जहां आई विद्युत धारा थी, डीएल एक छोटा सा अल्पांश जो माने थे थीटा अल्पांश, और जो दूरी थी उसके बीच का कोण था आर दूरी थी, है ना। अब देखो जब सदिश रूप लिख रहे थे तो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल को बना दिए थे वेक्टर और साइन थीटा हटा के यहाँ लिख दिए थे आर का कैप, बीच में क्रॉस लगा दिए थे और बटे में आर का स्क्वायर था। तो ये सही है, अगर कैप है तब आर स्क्वायर चल जाएगा, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर बटे में आर या मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो जैसे यहाँ डीबी वेक्टर है बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर, आर कैप के स्थान पे लिखेंगे आर वेक्टर और बटे में आर का स्क्वायर है। तो जब आर वेक्टर लिख दिए तो बटे में आर भी तो आता है और यहाँ क्रॉस है ही है, तब ये आर स्क्वायर और आर मिलके आर क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ क्यूब होगा, अगर वेक्टर होगा तो यहाँ क्यूब होगा। जैसे तीसरा वाला दिया गया तो यहाँ वेक्टर है तो बटे में क्यूब भी है ना, तो ये वाला सही है। अगर आर कैप है तो आर स्क्वायर होना चाहिए, जैसे कैप है तो स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये गलत है ना। ये और ये दोनों सही है क्योंकि यहाँ डीबी वेक्टर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो नियतांक होता है जिसकी वैल्यू 10 की घात -7 हमने बताया था आपको। आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर का कैप बटे में आर का स्क्वायर है। कैप है तो स्क्वायर चल जाएगा, लेकिन वेक्टर है तो आर का क्यूब होना चाहिए, मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। तो ओवरऑल हम देखेंगे डी वाला ऑप्शन सही है ना। तो इतना हो गया, चलिए हम देखते हैं निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट और निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट में संबंध। निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता जिसको हम म्यू नॉट कहते हैं, और निर्वात की वैद्युतशीलता जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं में संबंध, है ना। निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट, निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट में संबंध, है ना। तो आपने पहले चैप्टर में अगर दो आवेश, एक आवेश Q1 एक आवेश Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हो तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत स्थैतिक जो बल था
उसका फॉर्मूला आया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9, है ना। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले तो अभी देखो, अभी जो निकाले थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसकी वैल्यू 10 की घात -7 थी, है ना। हम जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की घात -7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर कहें, या फिर एक और होता है प्रति न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की घात -7। और अगर हम कहें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो 9 गुणे 10 की घात 9 होती है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, है ना, कूलाम का स्क्वायर, ये मात्रक होता है, ठीक है, ये मात्रक होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 घात -7, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9, है ना। अगर इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब पहले में दूसरे का भाग लगा दो, पहले में दूसरे का भाग, है ना। समीकरण 1 में भाग कर दिया जाए समीकरण 2 का। समीकरण 1 क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसमें भाग चला जाएगा इसके बाएं पक्ष का, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, बराबर है तो बीच में बराबर लगाएंगे। 10 की घात -7 है, तो 10 की घात -7 भागे इसका भाग लगाएंगे, तो 9 गुणे 10 की घात 9 ऐसे बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैसे लिखा है, भाग को बनाओ गुणा, तो ये चीज उलट जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो 4 पाई से ये वाला 4 पाई खत्म, ठीक। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आपस में मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, बटे में 1 लिखो चाहे ना लिखो, बराबर। अच्छा, बराबर यहाँ है, ठीक है। 10 की घात -7 बढ़िया है, भाग में ये है, भाग का मतलब बटे में भी लिख सकते हैं, तो 9 गुणे 10 की घात 9 बन जाएगा, है ना। अब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का गुणा, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर है तो बराबर लगाओ, ऊपर गुणे में 1 चाहे तो मान सकते हैं, तो ऊपर 1 बचा है, बटे में 9, है ना। अच्छा, गुणे 10 की घात 9, 10 की घात -7 ऊपर था, नीचे लेके आएंगे तो 10 की घात हो जाएगा +7, है ना। इसे 1 है तो 1 लिखे, 9 है तो 9, 10 की घात -7 नीचे लिखे तो अब माइनस नहीं लिखे, अब प्लस लिखे, 10 की घात 9 ऐसे है। अब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बटे 9 गुणे 10 की घात 9 और 7 मिलके हो जाएगा 16, है ना, इतना आया, 9 गुणे 10 की घात 16। अभी ये नहीं है, अभी ध्यान से देखना। देखो प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल को सी से प्रदर्शित करते हैं, होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल होती है। अगर वर्ग करें इसी का, दोनों पक्षों में वर्ग कर दे, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 3 गुणे 10 की घात 8 है, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, है ना। तो सी का स्क्वायर बराबर 3 के ऊपर स्क्वायर तो 9, और 10 तो है ही है, 8 8 के ऊपर 2 है, तो घात के ऊपर घात होता है, तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो 8 दूनी 16 बन जाएगा, मतलब 9 गुणे 10 की घात 16 का मतलब है सी का स्क्वायर। प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, सी का स्क्वायर ठीक है, 3 गुणे 10 की घात 8 पूरे का स्क्वायर, ब्रेकेट हटाएंगे तो 3 के ऊपर स्क्वायर यानी 9, 10 की घात 8 है, घात के ऊपर घात आएगा तो घातों का गुणा, मतलब 9 गुणे 10 की घात 16, इसकी वैल्यू सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जैसे हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो लिखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, ऊपर 1 लिखा है, लिख दो 1 बटे 9 गुणे 10 की घात 16 है। अब 9 गुणे 10 की घात 16 को लिख सकते हैं सी का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया जाए सी का स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट, निर्वात की वैद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट, और ये प्रकाश का वेग है सी, इनके बीच संबंध यही आया है। तो ये भी अगर ऑप्शन में दिया रहे तो ऐसे कर सकते हैं टिक, या फिर एक काम करो कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इधर है, ये बटे में है,
इधर लेके जाओ तो सी स्क्वायर गुणे में चला जाएगा, इधर एक बचेगा, यानी सी स्क्वायर बराबर एक, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इधर लेके आए तो अब बटे में चला आएगा, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी रिलेशन हो सकता है, ऑप्शन में दिया हो। और एक चीज, सी अगर केवल चाहे तो स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बन जाएगा, अंडर रूट एक बटे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, जैसे स्क्वायर है पक्षांतर करेंगे उधर तो अंडर रूट बन जाएगा। अब सी बराबर एक का वर्गमूल तो एक ही आता है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों रूट के अंदर लिख दिए जाएंगे। तो ये अगर ऑप्शन में दिया है तो ये भी सही माना जा सकता है। निर्वात की चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता में संबंध, तो निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट और निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट में संबंध, ये भी हो सकता है। या पक्षांतर करके ऐसे भी बना सकते हैं, या स्क्वायर उधर पक्षांतर करें तो रूट के रूप में आएगा, ये भी हो सकता है भाई, है ना। अब ठीक है, ये है संबंध। ठीक है, चीजें समझ में आई होंगी तो ठीक है भाई। बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान से देखना, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा 6वां लेक्चर आएगा उसमें बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो बताइएगा, हम फिर से बता देंगे उसको, है ना। ठीक है भाई, थैंक यू।